हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं हूं आशुतोष जायसवाल और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 10 एपिसोड्स का बैंकिंग गाइड सीरीज चला रहे हैं। तो उसका पहला एपिसोड जो कि है 8 मिथ्स ऑफ बैंक एग्जाम्स, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मिथ जो हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स को होता है, स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं उनको, कि बैंकिंग एग्जाम्स में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं वो ज्यादातर बीटेक बैकग्राउंड से होते हैं या एमबीए बैकग्राउंड से होते हैं, यानी कि एक हाई रिप्यूटेड डिग्री उनके पास होती है। ठीक है। और इस वजह से उनको बैंकिंग प्रिपरेशन में एज मिलता है और वो सक्सेसफुल होते हैं। तो इसकी हम लोग रियलिटी चेक एक करते हैं। ठीक है, इस बात की, इस थिंकिंग की, इस मिथ की हम लोग रियलिटी चेक करते हैं। नंबर 1, इंडिया में जो कि आज से 4 साल 5 साल पहले तक की मेंटालिटी लोगों की ये थी, पेरेंट्स की स्पेशली ये थी, कि हमारा बेटा या बेटी जो भी होगा वो डॉक्टर या इंजीनियर, इन्हीं दोनों प्रोफेशन में मेनली जाएगा। ठीक है। तो इस मेंटालिटी की वजह से हुआ क्या कि आज के समय में, और ये एक बिल्कुल रियलिटी है, कोई मजाक की बात नहीं है, कि आज के समय में बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंडिया में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स भरे पड़े हुए हैं। ठीक है। और इसकी वजह से होता क्या है, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स भी जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर से, वो चले जाते हैं फॉरेन। ठीक है, जॉब करने के लिए। ठीक है। इंजीनियर्स की बात करें तो इंजीनियर्स ऑब्वियसली ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही जाते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से, ठीक है, उनको गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा एल्यूरिंग लगता है। और आज के समय में हम लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो इंजीनियरिंग की डिग्री देते हैं। ऑल्दो उनकी क्वालिटी पे हम लोग जरूर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, बट क्वांटिटी पे हम लोग ये कहेंगे कि इंजीनियर्स या इंजीनियरिंग कॉलेजेस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा आज के समय में इंडिया में बढ़ गई है, और इसीलिए इंजीनियर्स की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नंबर 2, इंजीनियर्स को, ठीक है, जो बीटेक करते हैं उनको एक बहुत वास्ट सिलेबस कवर करना होता है, और उनके एग्जामिनेशंस भी हर 6 मंथ्स पे होते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन गाइज की बात करें तो उनमें क्या होता है कि ईयरली एग्जाम्स होते हैं साल में एक बार, और उस वजह से उतनी कंसिस्टेंसी से हम लोग नहीं पढ़ते। ठीक है। और इस वजह से हम लोगों को क्या होता है कि एक आदत नहीं होती ज्यादा प्रेशर हैंडल करने की, और वो आदत उन लोगों को होती है। तो यहां पे उनको एक एज मिलता है। आप समझ रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा 12th तक ऑब्वियसली साइंस था। ठीक है, पीसीएम ग्रुप था, बट उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम चेंज करके मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया और मैंने बीए कंप्लीट किया। ठीक है, 2016 में। और उसके बाद फिर मैं और भी कुछ कर रहा था, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा, कभी फुर्सत में। फिलहाल अभी यहाँ मेरी बात नहीं हो रही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिकली कि 2 साल की प्रिपरेशन मुझे लगी। ठीक है। अब 2 साल बहुत ज्यादा है। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं मैंने, और उन गलतियों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की, 10 वीडियो सीरीज की। ठीक है। तो बीए वाला अगर होके मैं ये बैंकिंग एग्जामिनेशन निकाल सकता हूं, तो जितने भी बीए बीकॉम बीएससी ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जिनके पास कोई ऐसा बहुत हाई रिप्यूटेड डिग्री नहीं है, उनको बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप से कंपटीशन कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। ठीक है। और इस तरह से आप धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते जाएंगे, खुद से इम्प्रूव करते जाएंगे, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उस लिस्ट में, उस कोवेटेड लिस्ट में आप अपना नाम जरूर पाएंगे। चलिए, तो ये वाले मिथ को हम लोग यहां पे झूठ साबित करते हैं। ठीक है। अगले मिथ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो दूसरी मिथ जो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पाई जाती है स्पेशली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स में, कि बैंकिंग चूंकि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, फाइनेंशियल आर्म है हमारे नेशन का, तो उसमें कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा आसान होता है। ठीक है। तो अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे हम तब ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, कर पाएंगे, और कॉमर्स स्टूडेंट्स नहीं हैं तो कैसे होगा। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ मैं आपको बता दूं सिंपली फैक्ट, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट के साथ बस एक एज होता है, वो एक एज होता है कि उनको फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, और टर्म्स उनको बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 साल उसी चीज की पढ़ाई की है। ठीक है। तो बैंकिंग अवेयरनेस में उतना ज्यादा तो नहीं उनको आता, लेकिन हाँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस में उनकी
पकड़ अच्छी होती है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा एज ले पाते हैं, पर वो जीए सेक्शन में ले पाते हैं। हमारा जो जीए सेक्शन का पेपर होता है, ठीक है, मेंस में होता है, तो उसमें वो लोग ये एज ले पाते हैं। और किसी चीज में वो उनको कोई खास एज नहीं मिलती, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ऑब्वियसली कॉमर्स स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने ये एग्जाम क्रैक किया है। और ऐसे बहुत सारे, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे से तो बहुत ज्यादा लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाके जो है एग्जामिनेशन क्रैक किया है, बीइंग अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग इस मिथ को भी अपने मन से बिल्कुल पूरी तरह से निकाल दीजिए। ठीक है, आपको बस सिर्फ एक चीज करनी है कि आपको अपनी स्किल पे ध्यान देना है। ठीक है, जो भी सेक्शंस हैं उनको पूरे मन से पूरी शिद्दत से पढ़ाई करनी है। ठीक, चलिए, तो इस मिथ को भी हम लोग यहां पे पाते हैं पूरी तरह से झूठ। आगे बढ़ते हैं और तीसरे मिथ पे आते हैं। जो तीसरा मिथ हम लोग के बीच में आता है वो ये है कि यार बैंकिंग में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और कंपटीशन सच में बहुत बढ़ गया है। तो बैंकिंग में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कट ऑफ इतनी हाई जाती है। कुछ एग्जाम्स में, मैं कुछ एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, कुछ एग्जाम्स में जो बैंकिंग या बैंकिंग से रिलेटेड ही होते हैं, उनमें 100 में से आरबीआई असिस्टेंट को ले लीजिए, 100 में से 93, 91 ऐसे तक कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो ऐसे में कैसे करूंगा? देखिए, एक हवा बनाने की कोशिश होती है यार, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे सोर्सेज की एक हवा बनाने की कोशिश होती है बैंकिंग एग्जामिनेशन को लेके। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन एग्जाम्स में इतनी ज्यादा कट ऑफ जाती है उसका रीजन ये होता है कि उनमें वैकेंसी जो है वो बहुत कम होती है, इस वजह से ऐसा कट ऑफ जाता है। और आप जानते हैं कि अगर वैकेंसी कम होगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ तो जानी ही जानी है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे एग्जाम्स की बात करें जिनमें वैकेंसी ठीक ठाक होती है, जैसे कि एसबीआई हो गया, ठीक है, एसबीआई क्लर्क हो गया, आईपीएस क्लर्क पीओ हो गए, तो इनमें कट ऑफ नॉर्मल ही जाती है। और उससे भी बड़ा मिथ, ठीक है, जो मैंने इसके साथ ही कंबाइन किया है वो ये है कि इतना ज्यादा कंपटीशन है यार, कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने 2 साल लगाए पहला एग्जाम क्रैक करने में, अराउंड 1.5 साल लगाए पहला प्री निकालने में, और अगले 6 महीने के अंदर अंदर मेंस भी क्लियर हुआ। ठीक है, और फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। सो ऐसा जरूर है, ठीक है, कि टाइम मुझे लगा, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, अपनी गलतियों पे अगर ध्यान दूं, अपनी गलतियों पे फोकस करूं, तो मुझे समझ में आता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की और इतना टाइम मुझे नहीं लगना चाहिए था, या किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अगर मैं टाइम फ्रेम एग्जैक्ट की बात करूं, ठीक, तो 6 घंटे अगर आप पर डे अच्छे से पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, 6 घंटे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1 साल का टाइम बहुत ज्यादा है बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बहुत ज्यादा है। और जिन लोगों को मेरी बात ये लग रही है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, तो कमेंट में मुझे बताइए कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी तरह से एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में कितना टाइम या फिर क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं और किस वजह से, किस गलतियों की वजह से कितना टाइम लग जाता है। ठीक है, सो यहां पे ये मिथ को भी हम पाते हैं पूरी तरह से झूठ। अगली मिथ की बात करें तो बहुत ज्यादा ये मिथ होता है स्पेशली बिगिनर्स का। ठीक है, तो जितने भी बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुने। अब जो मैं बोलने वाला हूं ये है कि आप सब, ठीक है, स्पेशली बिगिनर्स बहुत ज्यादा पूछते हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। सर कौन सी बुक्स पढ़े, मैथ्स के लिए कौन सी बुक्स, रीजनिंग के लिए कौन सी बुक, इंग्लिश को किस बुक से पढ़े, ग्रामर किस बुक से पढ़े। तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप लोग बुक्स पे ज्यादा ध्यान न देके जो फैकल्टीज आपकी क्वेश्चंस करा रही हैं उन क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान दीजिए। एसटी जो आप दे रहे हैं, स्पीड टेस्ट जो आप दे रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान दीजिए। बहुत सारे पीडीएफ्स ऑनलाइन आपको अवेलेबल हैं, बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के, नंबर सीरीज के, डीआई के, ठीक है, एरिथमेटिक क्वेश्चंस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, रीजनिंग में पजल, सिंपली बहुत सारे, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है, मशीन इनपुट हो गया, बहुत सारे। तो जितने भी आपको क्वेश्चंस ऑनलाइन मिल पाते हैं उन क्वेश्चंस को पकड़ के आप प्रैक्टिस कीजिए, आप बुक्स के थ्रू मत जाइए। और एक सजेशन जो मैं आपको और देना चाहूंगा कि गलती से भी किसी बुक के थ्रू समझने की कोशिश मत करने लगना मेरे दोस्त। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हो सकता है कोई एक दो ऐसी बुक्स हों जो सच में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हों, लेकिन बाय एंड लार्ज मैंने जितनी बुक्स को भी देखा उनके मैंने क्वेश्चन जरूर लगाए लेकिन एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उनके कुछ ऐसे होते थे ना कि यार बैंकिंग एग्जाम, पता है,
नहीं चल पाएगा। बैंकिंग एग्जाम डिमांड्स द सर्वाइवल ऑफ द टफेस्ट, ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ द टफेस्ट। जब जितने टफ हो उतना ज्यादा सर्वाइव कर पाओगे, और टफ बनने के लिए ना यार रियल मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से आप बुक्स को ज्यादा प्रेफरेंस मत दीजिए, अपनी पढ़ाई को जरूर प्रेफरेंस दीजिए। आपके जो टीचर्स हैं, चाहे ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी, अंडर 247, टेक्स्ट बुक, इन सबके कोर्स, ऑलिव बोर्ड, आपने इन सबके कोर्सेज परचेज कर रखे हैं, तो उन सबके कोर्सेज, ठीक है, के फैकल्टीज, ठीक, तो उनकी बातों पर आप ध्यान दीजिए और बुक्स के चक्कर में ज्यादा मत पड़िएगा, ठीक है। हमारा जो 5वां मिथ है वो है कि स्पीड टेस्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब यहां पे मैं आपको अपने कुछ फ्रेंड्स का एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है। मेरे कुछ फ्रेंड्स, ठीक है, जो बैंकिंग प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, बैंकिंग एस्पायरेंट ही हैं, वो स्पीड टेस्ट की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते। उनको ऐसा लगता है कि यार स्पीड टेस्ट देना बेकार है क्योंकि इसमें नंबर तो आते ही नहीं है, ठीक है, क्या करेंगे देके, डायरेक्ट एग्जाम देते हैं। और यहीं पे वो करते हैं वो सबसे बड़ी गलती। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप लड़ने जा रहे हो, ठीक है, आप लड़ने जा रहे हो, आप फाइट करने जा रहे हो, अपनी पूरी आर्मी लेके जा रहे हो, लेकिन न आपने न आपकी आर्मी ने, किसी ने भी वॉर की प्रैक्टिस ही नहीं किया। आपके आर्मी को, आपको लड़ना बहुत अच्छे से आता है, नो डाउट, आपने लड़ने पे, ठीक है, आपने लड़ने पे बहुत ध्यान दिया, लेकिन आपने वॉर की प्रैक्टिस नहीं की। तो कैसे होगा दोस्त? वॉर की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस वजह से एसटी में मैं जानता हूं, मैं अभी इस आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि 10 वीडियो एपिसोड्स जो आने वाले हैं यहां पे, उनमें से एक स्पीड टेस्ट के लिए स्पेशली मैंने डेडिकेट किया हुआ है, ठीक है। उसमें मैं अपने स्पीड टेस्ट के भी मार्क्स दिखाऊंगा आप लोगों को और उसकी रियलिटी को एक्सपोज करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा मिथ है ये स्पीड टेस्ट, एक जंजाल है जिसमें मैं भी कभी फंसता था। मैं भी बहुत मेहनत करने के बाद मुंह लटका के बैठा हुआ था कि यार क्या आया यार एसटी में, इतने खराब नंबर, इतनी मेहनत करने के बाद भी, ठीक है। लेकिन उस चीज से उभरा हूं मैं, और उस चीज से उभर के ही आज सिलेक्शन किया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसके पीछे एक रीजन है, और उस रीजन को आप समझिए। स्पीड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीक में एटलीस्ट 2 स्पीड टेस्ट। आपकी प्रैक्टिस छूटी हो कोई मतलब नहीं है दोस्त, आपकी प्रैक्टिस छूटी हो कोई बात नहीं, आप दीजिए। कम नंबर आएंगे कोई बात नहीं, आप दीजिए। वीक में कम से कम 2 प्री के एसटी जरूर दीजिए, और अगर उसके बाद आप लेवल बढ़ा देते हैं, अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो वीक में एटलीस्ट 1 एसटी मेंस की जरूर दीजिए। कोई एग्जाम हो ना हो जरूर दीजिए, देना ही देना है। और हमारा यहाँ पे 6th मिथ जो है वो ये है कि कोचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मिथ मैं बता दूं सबसे ज्यादा किसको होता है, ये मिथ होता है उन लोगों को जो या तो जॉब कर रहे होते हैं और या तो फिर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे पता है दोस्त, मैं भी सेम स्टेज से गुजरा हूं, तो मुझे पता है कि कुछ ऐसी कोचिंग्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा हाई फीस रखी हुई है, ठीक है। 10,000, 12,000, 15,000 तक इन लोगों की फीस जाती है, और ये काफी ज्यादा है अगर एक हम्बल बैकग्राउंड के पर्सन के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें तो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते वो ऑनलाइन जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन पढ़ना ना बता है दोस्तों एक बहुत बड़ा जंजाल है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। यहां पे ये टीचर ये कह रहा है, ठीक है, इसका ये वाला फॉर्मूला दूसरे वाले टीचर के क्वेश्चन में लग नहीं रहा, अब क्या करें, अब क्या होगा, इसका मतलब ये गलत है, क्या ये वाला टीचर गलत है या वो वाला टीचर गलत है, मैं किसको देखूं, मैं कहां से समझूं। और मैं आपको बता दूं ऑनलाइन वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी सच्चाई, ऑनलाइन एजुकेशन की बैंकिंग एग्जाम्स के रिलेटेड स्पेशली, कि आपको स्पेशली मैथ में मुझे ये लगा, रीजनिंग में तो चलो ठीक है, रीजनिंग में बंदा अपना भी दिमाग लगा लेता है, लेकिन मैथ में जिनको मैथ बैकग्राउंड नहीं है या जो मैथ में कमजोर है, वो अगर एक प्रॉपर गाइडेंस उनको न मिले तो वो ऑनलाइन दुनिया में भटकता रह जाएगा और उसको मैथ्स कभी पूरी तरह से नहीं आने वाला कोई भी टॉपिक। तो क्या चाहिए कोचिंग की? नंबर 1, कोचिंग जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोचिंग जाना जरूरी ही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आप कोचिंग नहीं जाएंगे तो आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। बस बात यह है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक प्रॉपर चैनलाइज्ड फॉर्मेट में आपको आपकी स्टडी मटेरियल्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं,
उसके लिए बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो पूरी तरह से चैनलाइज्ड फॉर्मेट में पूरा A to Z सिलेबस कोर्स आपका सिलेबस कंप्लीट कराती हैं, जैसे कि अनअकैडमी हो गया। ये बहुत अफोर्डेबल है, ठीक है। मैं खुद अगर बात करूं तो मैं खुद भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, और वहां के कुछ ऐसे एजुकेटर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैथ्स में मुझे पर्सनली आशीष अरोरा सर बहुत अच्छे लगे, और रीजनिंग में मुझे बेस्ट, जो अगर मैं बात करूं बेस्ट, वैसे तो बहुत अच्छे सब हैं, ठीक है। अंकुश लांबा बहुत अच्छे हैं, पुनीत सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बेस्ट मुझे लगे वो थे राधे सर। राधे सर अड्डा 247 पे भी पढ़ाते हैं, बट उनका कुछ कोर्स जो कि बीच में वो अनअकैडमी पे आए थे तो वहां पे कुछ कोर्स है, तो वो मुझे बेस्ट लगे। आप लोग के ऊपर है, आप लोग को जिनसे बहुत अच्छा लगता है आप उनसे पढ़िए, ठीक है। और आप लोग को ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए, और खुद को बिल्कुल भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं कोचिंग नहीं जा पा रहा हूं तो मैं समवेयर आई एम लैगिंग बिहाइंड, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। मैं खुद भी अगर बात करूं तो मुझे कोचिंग गए बहुत टाइम हो चुका था। मैंने स्टार्टिंग जरूर कोचिंग से की थी, बट बहुत टाइम हो गया मुझे कोचिंग गए। और ये बात सच है कि सिलेक्शन आपका ज्यादातर तभी होता है जब आप या तो बहुत टाइम से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कोचिंग जाके, और या तो फिर कोचिंग जाना बंद कर देते हो, ओके। तो ये मिथ भी यहाँ पे बिल्कुल ही पूरी तरह से छूट पाया जाता। तो आगे आते हैं हमारे 7th मिथ पे, और ये 7th मिथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस मिथ में ज्यादातर स्पेशली नॉर्थ इंडिया के एस्पायरेंट्स फंसे रहते हैं कि यार इंग्लिश ग्रामर की बड़ी जरूरत है, बिना इंग्लिश ग्रामर के तो होगा ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश तो भैया हमें आती नहीं, इंग्लिश हमसे होगा नहीं, तो हमें ग्रामर जरूर सीखना है। अब बताओ भैया कौन सी बुक से पढ़े? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, ना कि इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, नो नॉट रेलवे, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। लेकिन स्पेशली अगर हम लोग बैंक एग्जाम्स की बात करें तो यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। बैंक डजंट केयर अबाउट योर ग्रामर स्किल्स मैन। आपको नहीं आती बहुत ज्यादा ग्रामर, कोई बात नहीं, आपको लैंग्वेज आना चाहिए। और इसका मैं एक एग्जांपल आपको लाइव देता हूं, ठीक है, लाइव एग्जांपल देता हूं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, प्री में आता है कम से कम 7 to 10 मार्क्स का। कहां से आती है आपकी उसमें ग्रामर? ले देके अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे जो फील होता है, ले देके मुझे सिर्फ एक चीज लगती है कि यार स्पॉटिंग एरर के अलावा और कहीं भी इंग्लिश ग्रामर का कोई बहुत ज्यादा यूज होता ही नहीं है, और वहीं पे मैं सबसे ज्यादा गलत होता था। अगर मैं इंग्लिश में गलत होता हूं तो मुझे स्पॉटिंग एरर में ही गलतियां मिलती हैं। अब तो उसमें भी काफी सुधार हो चुका है, ठीक है, क्योंकि मुझे इंग्लिश ग्रामर नहीं आती, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है। और जितने भी हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट्स हैं, मैं चूंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं, तो जितने भी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए एस्पायरेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू कीजिए। आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू कीजिए, इंग्लिश ग्रामर नहीं। इंग्लिश ग्रामर से पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, स्पॉटिंग एरर कर लेंगे ना बहुत अच्छे। 5 नंबर के आते हैं भैया प्री में, 5 नंबर के मैक्सिमम आएंगे भैया मेंस में। बाकी के नंबर कैसे होगा दोस्तों? सोचिए जरा इस बारे में। अपनी वोकैब को बढ़ाइए, अपनी रीडिंग हैबिट को इंप्रूव कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, सिंपल से सिंपल इंग्लिश, लेकिन पढ़िए। धीरे धीरे क्या होगा कि है तो एक लैंग्वेज ही ना यार, धीरे धीरे आपका माइंड खुलने लगेगा उस लैंग्वेज में। आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड करना सीख पाएंगे, समझना सीख पाएंगे, और उसके बाद फिर जो होगा वो कमाल होगा, वो कमाल होगा, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर के पीछे मत भागिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है। आपको मानना है प्लीज मान जाइए, नहीं मानना है आई कांट डू एनीथिंग, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हमारे लास्ट मिथ पे आते हैं, हमारा 8th मिथ, ठीक है, जो बहुत कॉमन है बैंकिंग एस्पायरेंट्स में, वो है कि यार क्वांट्स आता है, इसमें अरिथमेटिक सेक्शन आता है, हाई लेवल डीआई आती है, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई आती है, ठीक है। रीजनिंग में पजल्स इतनी ज्यादा डिफिकल्ट आती हैं, बैंकिंग जो है वो डायरेक्ट कैट लेवल को टक्कर देता है रीजनिंग और मैथ्स के मामले में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जीनियस होने की जरूरत है। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूं दोस्तों, मजाक की बात नहीं है, ये मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो मैथ्स और रीजनिंग में थोड़े से वीक हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए है ये, क्योंकि उन लोगों के मन में बहुत डर होता है, बहुत ज्यादा डर होता है ये। अगर आपके मन में है, अगर आप उनमें से एक हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे, कि वाकया ये है, वाकया मैं आपको बताता हूं। वाकया ये है कि मैं जब गया था कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने ज्वाइन किया था मैंने एज अ बैंकिंग एस्पायरेंट, तो अराउंड दूसरे या तीसरे दिन ही हमारे एक फैकल्टी थे, आई डोंट रिमेम्बर
हिज नेम या हर नेम, किन्होंने कहा था मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन उनकी बात जरूर याद है। उन्होंने कहा था कि बैंकिंग में जल्दी से सिलेक्शन उनका नहीं होता जो जीनियस होते हैं। बैंकिंग में जल्दी से सिलेक्शन उनका नहीं होता जो जीनियस होते हैं। बैंकिंग में सिलेक्शन जल्दी से उनका होता है जो एवरेज होते हैं। जो जीनियस होगा वो एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में जीनियस होगा ना, ठीक है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मैथ्स और रीजनिंग में जीनियस है भैया, जीनियस, लिटरली जीनियस, जो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं मैथ्स और रीजनिंग में, लेकिन इंग्लिश में थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। और उसका बहुत बड़ा रीजन यही है आज तक कि वो इंग्लिश ग्रामर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर से नहीं होने वाला। अगर आप मेरे फ्रेंड हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है। खैर, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं कि बैंकिंग में सिलेक्शन जल्दी से उनका होता है जो एवरेज होते हैं, हर सब्जेक्ट में एवरेज होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो क्या मैं इंग्लिश में मतलब बहुत हाई लेवल, बहुत जीनियस हूं इंग्लिश में मैं? तो मैं कहूंगा कि हाँ, थोड़ा सा हूं, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ा सा जरूर हूं इंग्लिश में। लेकिन अगर अपनी रीजनिंग की बात करूं तो क्या मैं बहुत जीनियस हूं? नहीं। रीजनिंग में मैं अपने आप को थोड़ा सा अबव एवरेज रेटिंग दूंगा। और अगर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में मैं अपने आप को एवरेज रेटिंग दूंगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मेरी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, रीजनिंग थोड़ी सी मतलब एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, मैथ्स मेरी बिल्कुल एवरेज है, ठीक। और फिर भी मैंने सिलेक्शन लिया, मैंने एग्जाम क्रैक किया। अगर मैं जीए की बात करूं तो जीए में मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के गया था, ठीक है। करंट अफेयर्स ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ के गया था, मैंने अच्छे से तैयारी की थी करंट अफेयर्स की। और बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे पास टाइम नहीं था उस चीज के लिए। और यहाँ पे आज मैं सिलेक्शन लेके आप लोगों के सामने हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ एक एवरेज होके, तो आप भी एक एवरेज होके जरूर कर सकते हैं। आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए, आप किसी से कम नहीं हैं। आप अपने आप से कॉम्पीट करिए, अपने आप को रोज हराइए, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपका एक मोमेंटम बनता जाएगा, एक फ्लो बनता जाएगा जिसमें आप बहेंगे, ठीक है। बस अपनी कंसिस्टेंसी को मत तोड़िएगा, रोज पढ़िए, रोज कुछ नहीं तो कम से कम, अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप बहुत लकी हैं, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, ठीक है। और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। तो अगर आप लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम है, सफिशिएंट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो आप 6 घंटे कम से कम रोज पढ़िए। एग्जाम ना हो तो भी पढ़िए, एग्जाम हो तो भी पढ़िए, ठीक है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं आपका दर्द, और बहुत जल्द आपके लिए वीडियो भी लेके आ रहा हूं। आपका भाई लेके आ रहा है आप लोगों के लिए स्पेशली, ठीक है। तो इस वीडियो को यहां पे खत्म करते हैं। ये 8 मिनट्स थे जिनको हमने यहां पे एक एक करके उनकी धज्जियां उड़ाई और उनको सच्चाई से रूबरू कराया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जरूर इससे फायदा मिलेगा, और अगर आप उनमें से एक हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया, ठीक है, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा, तो आप इसे लाइक करिए। और अगर नहीं सीखा और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप इसको बिल्कुल आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियोस काम की लग रही हैं, ये A to Z सीरीज आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में डायरेक्टली नोटिफिकेशन बार में आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। सो दिस इज आशुतोष जायसवाल साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।